आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. म्यूट आ रही है एवरीवन। मैम। Yes, ma'am. अरे आप लोग सब अनम्यूट है क्या? ठीक है, अब कुछ बोलना मत, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को सबको। Okay. बुक्स हैं एनसीईआरटी आप लोगों के पास में? पता हो तो हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक, Yes, ma'am. पी ब्लॉक में हम लोग आज ग्रुप 17 पढ़ने वाले हैं, है ना? तो आप लोग बुक्स ओपन कर लो, ग्रुप 17 उसमें ओपन करो, ग्रुप 17 पढ़ेंगे हम। ग्रुप 17 से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। इस चैप्टर में पी ब्लॉक में आपसे जो 2 ग्रुप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप 17, ग्रुप 18, जिनमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बाकी 16 या 15 में आपसे बाई चांस पूछ लिया जाएगा, अगर इन 2 से नहीं पूछेगा तो, क्योंकि ग्रुप 17 और ग्रुप 18 इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैम आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम माइक ऑन करिए। सिर्फ लगा के मत बैठो। माइक म्यूट है आपका। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। खोले माइक ऑन करिए मैम। 8 हो गया तो वो 0 कहाँ से हो गया? 8 हो 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करो उस ऑर्बिटल थ्योरी में। ऑर्बिटल थ्योरी क्या? एम एच के पास, अच्छा He2 की बात कर रहे हो? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 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 ये हम क्लास के बाद में देखते हैं, ठीक है, क्लास के बाद में देखते हैं एक बार। B2 का तो हाँ उसका तो 0 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब वो वॉइस आ रही है? ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ,
आप लोगों को आवाज आ रही पीछे तक? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटेन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखोगे? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और xenon। ठीक है, 2s2 2p5। इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2 np5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? 3s2 3p5। उसके बाद यहाँ पे 3d10 4s2 4p5, 4d10 5s2 5p5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? 4f14 5d10 6s2 6p5। ये इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। सब नॉन मेटल होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये, सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनकी क्या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी को इनको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए इनकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। आई बात समझ में? आता है सबको? यहाँ हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर हम लोग ये चार के बारे में ही, इन चार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये जो हो गया ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में इतना नहीं है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ये चार के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, इनके ऑक्साइड्स के बारे में, है ना, कि ऑक्साइड किस तरह से बनाते हैं, हैलाइड किस तरह से बनाते हैं, और आगे हम और देखते जाएंगे। उसके बाद इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर। हैलोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके साथ में मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ठीक है, उसके बाद में अब आप बुक में देखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के बारे में बात कर लेते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग पीरियड में, मैं अभी पीरियड की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो? पीरियड में इस टाइप से हम मूव करते हैं तो पीरियड बोलते हैं, इस टाइप से मूव करते हैं तो हम ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो जो करस्पॉन्डिंग इनकी रो होती है उसमें इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? बोलो। हाँ, अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग पीरियड की बात करूं, अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग पीरियड की बात करूं तो इनका एटॉमिक रेडियाई स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? पीरियड में जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये आपको पता है कि हाँ स्मॉल होता है, लेकिन आंसर में क्या लिखोगे एग्जाम में वो पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है? वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे ये तो बाहर ही चला गया है तो बोर्ड से। एटॉमिक रेडियाई तक ही दिख रहा है इनको। क्या होता है? वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन होगा वो किस तरह से होगा? टॉप से बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि शेल्स क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, सेकंड हमने इनकी एटॉमिक रेडियाई की बात कर ली, थर्ड हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बाकी अदर मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल उनसे के सबसे ज्यादा क्या होती है? इन ग्रुप्स में होती है आयोनाइजेशन एनर्जी।
सबसे ज्यादा एनर्जी आपको इन ग्रुप्स में चाहिए होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, इनकी बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज होती है, जिस वजह से जो एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, वो सबसे ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इनकी? मैक्सिमम होती है उस करस्पॉन्डिंग पीरियड में। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप की, अगर मैं इस करस्पॉन्डिंग, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात बता दी, सबको पता है ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इनकी हाईएस्ट? बोल दो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की? बिकॉज दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर। अच्छा, बाहर चले गए क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मुझे यहाँ पे लाइन बॉर्डर कर ही देती हूँ ताकि उससे आगे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। नेगेटिव क्यों होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि इनमें क्या होता है? दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सारा का सारा इनके बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बिल्कुल बेसिक चीजें थी इन सब के बारे में। ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम इनके बारे में सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना? अब थोड़ा सा इन पे अपर जाते हैं, इनकी अकरेंस के बारे में देख लेते हैं। इनकी अकरेंस में, अकरेंस आप बुक में देखो, अकरेंस के बारे में देख लेते हैं। अकरेंस पेज नंबर 197 पे अकरेंस देखेंगे हम। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वो कैसे होते हैं? मोस्टली अबंडेंट होते हैं। ब्रोमीन, आयोडीन थोड़ा कम होते हैं, और ये तो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एलिमेंट होता है इसमें, TS, टेनेसाइन। ठीक है, ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके बारे में अभी ज्यादा स्टडी नहीं की गई है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। जनरली हम इन 4 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब फ्लोराइड जो हो गया, फ्लोराइड हो गया आपका कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में हो गया, है ना? और कई में हो गया, जो टीथ हो गया, टीथ में और प्लांट्स में, इन सब में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सी वाटर में प्रेजेंट होता है। आयोडीन पता है आपको, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है, फिशेस वगैरह, है ना? उनमें अच्छा आयोडीन की प्रेजेंस होती है। उसके अलावा जो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड और कार्बोनाइट, और सबसे अच्छा तो सोर्स जो होता है इनका क्या? सी वाटर, है ना? सी वाटर में किसके इनके क्लोराइड्स, आयोडाइड, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के। ठीक है, काफी अच्छा सोर्स होता है, तो वहां से इनकी अकरेंस होती है। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ अब आप पेज नंबर 199 पे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले एक और टर्म बता देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इसी का ही मेंबर है, और वो है फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। एक और बात, आप मुझे एक बात बताएंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन की या क्लोरीन की? फ्लोरीन की या क्लोरीन की? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, बाकी तो ये सारा रेगुलर ट्रेंड वही का वही फॉलो होगा। सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब
ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी रिलीज हो रही है क्लोरीन में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन की साइज जो है वो स्मॉल है, कोई एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है ज्यादा फील करेगा फ्लोरीन के केस में एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की एटॉमिक साइज बड़ी होती है ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो लेस फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, जिस वजह से बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर ले तो फ्लोरीन F2 और Cl2 तो गैसेस होती हैं, ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। I2 क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेज नंबर आप ओपन करेंगे 199 पे बता रही हूँ मैं ये सब। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अगर आपको कुछ लगे इसमें इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सारा कुछ आपको बुक्स में गिवन है ही। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या फिर पॉइंट्स नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, अब मैंने बताया ये दो जो होते हैं F2 और Cl2, ये कैसे होते हैं? F2 और Cl2 गैसेस होती हैं, ये ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, और I2 क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये चारों के चारों F2, Cl2, Br2 और I2 ये चारों के चारों ही कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड होते हैं मतलब समझ लो इनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी लेके अपर शेल में शिफ्ट हो जाते, क्या बोलते हैं, अपर शेल में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां से जब वापस से लोअर में आएंगे तो एनर्जी को क्या करते आएंगे, रेडिएट करते जाएंगे ऑफ सूटेबल वेवलेंथ। ठीक है, और अब देखो जैसे सबके अलग अलग कलर हो गए। F2 होता है वो येलो होता है, पेज नंबर 199 पे है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। F2 येलो, Cl2 जो होता है वो ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन जो होता है Br2 वो रेड होता है, और I2 जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2, Cl2, Br2 और I2, अगर मैं इन चारों में कंपैरिजन करूं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब कि जो एनर्जी आप दे रहे हो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब आप आई के बॉन्ड की बात करोगे और क्लोरीन के बॉन्ड की बात करोगे तो I2 के केस में लेजर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपको ये दोनों ये तो ट्रेंड होता है, पर ये फ्लोरीन का क्या होगा? हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि फ्लोरीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए सारे हैलोजेंस में। ठीक है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमने ये बात देखी कि यार फ्लोरीन की ज्यादा निकल गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि F2 में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है फ्लोरीन के अराउंड उनमें क्या होगा, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हो रहा है जिस वजह से ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है एज कंपेयर टू Cl2। बाकी यही रेगुलर ट्रेंड आप फॉलो करोगे। ठीक है, बाकी यही रेगुलर ट्रेंड फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरा जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है सारे के सारे ही ये जो पूरा का पूरा ही ट्रेंड है, ये पूरा का ग्रुप 17 के एलिमेंट्स एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं। जो इसमें वेरिएशन करता है वो फ्लोरीन होता है, और आपको पता ही है कि ये जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएशन ही शो करते हैं अदर इसके एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो आपको पता ही है कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हो तो मास बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा टॉप से बॉटम में। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल 7.15 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाओ इसको। ये मैं लिखवाना भी चाहती हूँ पर आप लोग देख लेना, लिखना हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर है। जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो नोट डाउन कर लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 7.15 ऑन पेज नंबर 199 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको।
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कुछ ही क्वेश्चन से बार बार वही वही रिपीट होते हैं इस ग्रुप में। क्वेश्चन सुनो, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, स्टिल ये क्या बोल रहा है, फ्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन। वाई? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि फ्लोरीन ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें देखो तो उस पे तीन कैटेगरीज, तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है किसी का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर में होना। किन किन पे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देनी पड़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दोगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड्स में क्या, एटम्स में, मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट करके एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या दोगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ये एक्स नेगेटिव गैसेस स्टेट में, उसके बाद में यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉरी हाइड्रेशन इंथैल्पी देनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे किसमें हो जाएगा, ये एक्वस। इससे इसमें चेंज होना, इससे इसमें चेंज होना ही इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बताता है। समझ रहे हो? अगर इसको, ऑब्वियसली बात है, अगर इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि H2 को गैसेस को मैं X माइनस एक्वस में कन्वर्ट कर रही हूँ, है ना, तो कितनी, तीन यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गई, तीन यहाँ इंथैल्पी आ गई। कौन कौन सी? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन वाली इंथैल्पी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ गई और एक हाइड्रेशन इंथैल्पी आ गई। तीन इंथैल्पीज आ गई हैं। क्या होता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है और हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब चलो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी तो मैं बता चुकी हूँ। व्हाट इज दिस हाइड्रेशन इंथैल्पी? व्हाट इज दिस हाइड्रेशन इंथैल्पी? अगर कभी कहीं पे पढ़ा हो कि हाइड्रेशन इंथैल्पी होता क्या है तो बताओ कि फ्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन? कोई बता सकता है? व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये बताओ मुझे। तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करना, चार्ज पर रेशियो क्या बता रहे, वाटर लीग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी? देखो ये दो लिख के आ गया ना पॉइंट, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो, ये यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया, ये ओवरऑल। पर मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी देखो, जैसे सपोज मैं बात करती हूँ सोडियम क्लोराइड की, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ही आपने इसको वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड किया, Na+ और Cl- दो आयंस में ये ब्रेक हो गया। ठीक है, वाटर कैसा होता है, डाइपोलर होता है, डाइपोल होते हैं उसमें। तो सोडियम के आसपास कौन सा वाला, नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में? सिमिलरली क्लोरीन वाले केस में क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या बना रही हूँ मैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया है इसको। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स डाइपोलर होते हैं ना नेचर में, पता है कि नहीं पता है, वाटर पोलर होता है नेचर में। तो अब यहाँ पर मतलब कि क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन मतलब कि हम वाटर की बात करते हैं, अगर सॉल्वेशन हो तो मतलब कोई सा भी हो, यहाँ पे सॉल्वेंट अमोनिया ले सकते हो आप, है ना, और कोई सा सॉल्वेंट ले सकते हो। हाइड्रेशन मतलब कि वाटर की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं उस आयन को, उस करस्पॉन्डिंग आयन को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। तो उस केस में
आप मुझे एक बात बताओ, एनर्जी रिलीज होगी या फिर कंज्यूम होगी? आप मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनो। पहले ये सोडियम था, वो घूम रहा था इधर उधर उधर इधर उधर उधर घूम रहा था, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी सोडियम के पास में। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। एनर्जी यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो वो डिक्रीज होना किसमें हुआ, रिलीज हुई होगी कहीं ना, रिलीज ही हुई होगी एनर्जी। एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज ही हुई होगी। आई बात समझ में? कैसे कैसे हो रहा है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक है। आंसर तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी लिख के आ जाओगे आप, उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे, पर क्या होता है एक्चुअल में हाई हाइड्रेशन, अब नहीं भूलोगे हाइड्रेशन एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी स्मॉलर एरिया पे पॉजिटिव चार्ज, अरे यार ये तो वापस से बाहर ही चले जाती हूँ मैं। बाहर तो क्या इतना सा तो बोर्ड दिख रहा है इसमें। हाँ अब इतना सा तो बोर्ड है, अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी नहीं है यहाँ पे तो इवन, बस ये इतना ही है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इधर बता देती हूँ। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल एरिया पे कंसेंट्रेटेड है और कोई पॉजिटिव चार्ज है लार्ज एरिया पे कंसेंट्रेटेड है, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? किसकी पावर ज्यादा होगी वाटर के डाइपोल्स को अपने आसपास किस तरह से अरेंज करने की? किसकी पावर ज्यादा होगी? जो स्मॉलर एरिया पे है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लस का 1 मान लो, +1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लिथियम पे भी +1 है, यहाँ पे रुबीनियम पे भी +1 है ना। लेकिन वो +1 चार्ज यहाँ पे स्मॉलर एरिया में अकोमोडेटेड है, यहाँ पे लार्ज एरिया में है वो, है ना। तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी अपने आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करने की, अरेंज करने की, डाइपोल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि फ्लोरीन में, फ्लोरीन का जो है नेगेटिव में स्मॉलर एरिया में है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव में लार्ज एरिया में है ना। तो इस वजह से इसकी क्या होती है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है किसके केस में, फ्लोरीन के केस में, ठीक है। समझ गए? हाइड्रेशन क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम एक्वस लेते हैं, ठीक है। आई बार अगर आपको जनरली सॉल्वेशन इंथैल्पी बोल दिया तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रेशन बोल दिया तो मतलब वाटर में है वो। आ गई बात समझ में? वो आयन किसमें है, वाटर में है, करस्पॉन्डिंग आयन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर F- तो होना ही नहीं चाहिए फिर तो आपके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? हाँ हाँ, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ जाए, कुछ भी बात आ जाए आपको इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ जाए कि यार इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ये है, जो भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो, उसका यही आंसर होगा, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो आपके ऊपर है, अदरवाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में दे दिया तो भी आपको तो पता ही है कि भाई फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में, तो ये आंसर लिख देना है। वहां पे मत कंफ्यूज हो जाना कि वहां पे कोई ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन में आपको यूं लिख देगा वो कि भाई क्लोरीन के ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह से इसी को घुमा के दे सकता है वो, अगर घुमा के दिया तो क्वेश्चन, ठीक है। समझ के यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ कोई और भी हो तो हम यही लगाएंगे, ठीक है। वो भी पोलर होना चाहिए नेचर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ के जाना। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इनकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हैं। अब हम सब यही सोचते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली -1 होती है। -1 के अलावा भी ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। -1 के अलावा कैसे शो कर ली इन्होंने, NS NP ND, ठीक है। SP, ठीक है, NS NP ND, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है,
NH2 NP5 है। आई बात समझ में? +1 -1 दोनों ही कर सकते हैं ये। दूसरा एक्साइटेड स्टेट में बनाया मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब किया, यहाँ पे लेके आ गई, कौन सी स्टेट हो जाएगी? +3। वापस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाया, यहाँ पर लेकर आ गई, कौन सी हो जाएगी? +5। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाया, यहाँ पर लेकर आ गई, कौन सी? +7। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे N N N है। जब भी आप एक्साइटेड की बनाते हो ना, इनके एक्साइटेड की आप एटॉमिक ऑर्बिटल जब बनाओगे, इनके एक्साइटेड का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप N की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई बात हमने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले पे भी चले गए आप। हाँ, यहाँ पे 2s था, यहाँ पे आप 3s की बात कर रहे हो, यहाँ पे 2 वाले इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर करके आगे लेके चले गए, है ना? ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पे यही फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल गई। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं? फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन जो है वो हमेशा -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, लेकिन एक ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें वो +1 की ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है? किसी को पता है किसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कोई बता सकता है वो? हाँ हाँ, सुनाई तो सही दे रहा है मुझे, लगाने के बाद तो और सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे बताओ क्या है? नहीं, HF नहीं, HF में तो साफ है कि वो -1 ही करेगा। कौन सा? नहीं, OF2 नहीं है। अरे OF2 तो आप मुझे बताओ ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि फ्लोरीन? फ्लोरीन तो ऑक्सीजन पे आएगा भाई साहब +2 तो। अच्छा नहीं 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 नहीं, अभी आगे आगे पढ़ना आप, कोई बात नहीं, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अभी पढ़ेंगे हम। हाँ, उसके बाद में पेज नंबर 199 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 200 ओपन करो, पेज नंबर 200, ठीक है? यहाँ पे +4 और +6 भी देखी जाती है, किसमें? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन में, है ना? अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो जनरली -1 ही, क्योंकि वो, और फ्लोरीन जो होता है उसमें क्या होती है? d ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है? एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, जिस वजह से वो और फर्दर ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। उसके बाद में नेक्स्ट देखो फ्लोरीन। अच्छा, अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के अलावा बाकी मेंबर्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, किसको कर सकता है? आयोडीन को कर सकता है, और आयोडीन बचा वो तो नहीं कर पाएगा इसके ग्रुप्स के मेंबर्स को ऑक्सीडाइज। आ रही बात समझ में? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होती है वो इनकी, वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप रिएक्शंस देख रहे हो ऐसी, ये हम बात कर ही चुके हैं इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, ठीक है? एक तो इस पे स्टार लगा लो, ये जो यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रहा है ना X2 का, जो ये 3 यहाँ पे इंथैल्पीज हैं, उस पे, उस रिएक्शन पे आप स्टार लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर को, किस किस में? वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है? जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलिस एसिड बनाते हैं। अंडरलाइन करो लाइन को, ये तीनों रिएक्शंस को स्टार लगा लो। क्लोरीन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो वाटर के साथ में HF++O2 बना देता है। F2 जो होता है वो वाटर के साथ में HF+O2 बना देता है, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे 2 to 4, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट आप देखो X2 जो है, X2 हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर किसकी बात कर रहा है? फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन नहीं कर पाता, आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, यहाँ पे रिएक्शन उल्टी होती है। यहाँ पे ये किसमें? एक तो HX में और एक HOX में कर देते हैं, ठीक है? हाइपोहेलिक हाइपोहेलिस,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आप देखो आयोडीन की जो रिएक्शन है 4 ऑफ ये आयोनिक रिएक्शन है, रिवर्स होती है ये है ना, समझ रहे हो, मतलब जैसे फ्लोरीन की हुई थी उसकी उल्टी हुई है ये, यहाँ पे बनेगा I2 प्लस वाटर को, समझ रहे हो, 4 ऑफ I माइनस 4 ऑफ प्लस 4 ऑफ H प्लस प्लस O2 के साथ में ट्वाइस लगा दूं यहाँ पे, रिएक्शन बैलेंस कर दो, O2 ऐसा ही है ना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप टॉपिक देखो, वही एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी पूछा गया क्वेश्चन, बोर्ड में कोई सा टफ क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि बाहर से कोई आपको एलिमेंट दे दिया उसका क्यों अलग से, वही है आपको क्या बताना, क्योंकि इसका बहुत स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है ना, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिस वजह से फ्लोरीन क्या करता है, डिफरेंट बिहेव करता है इसके दूसरे मेंबर्स से, ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है ये विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन के साथ में कर ले, फ्लोरीन ने क्या हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ऑक्सीजन के साथ में भी बॉन्ड, मतलब समझ रहे हो, फ्लोरीन जो है उसकी स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑन पेज नंबर 201, पेज नंबर 201 पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अब हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी किसमें सबसे ज्यादा होगी, हाँ, अब सही आंसर दे दिया आप लोगों ने वैसे तो, कि किसमें +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है ये, किसका है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इनमें, जो जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए, जो इजीली H प्लस दे दे, एसिड क्या होता है जो इजीली H प्लस दे दे आपको, तो यहाँ पे ये क्या है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और फ्लोरीन जो है वो 2 कंपाउंड फॉर्म करता है जनरली, OF2 या फिर O2, F2 बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, है ना, समझ रहे हो, एक फिक्स टेम्परेचर होता है 298 केल्विन जिसपे OF2 जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। अब आप मुझे बताओ ये कम स्टेबल है तो ये कैसे फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, है ना, पास वाले में फ्लोरीन को ऐड कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो O2F2 है, पेज नंबर 201 में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ा रही हूँ मैं, O2F2 जो होता है वो क्या करता है कि प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये क्या है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना वहां पे यूज में आता है ये O2F2, ये क्या करता है कि प्लूटोनियम को F6 है ना, प्लूटोनियम के हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या होता है, अगर जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेस्ट बच जाता है, समझो जो प्लूटोनियम रह गया है जो रेडिएक्टिव नहीं हुआ है उसको रिमूव करने के लिए O2F2 यूज में आता है ना, ये क्या करता है प्लूटोनियम को हेक्साफ्लोराइड बना देता है, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को क्लीन करने के, इस तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है, ताकि उसमें कोई भाई अब ये हो ही नहीं रहा, रेडिएटिव हो ही नहीं रहा तो हटा देगा, इसको क्लीन हो गया, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, हाँ, कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है तीनों के ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन जो इनके ऑक्साइड्स फॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, ये क्या है मैंने इनके
ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात कर लो कि किसके ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आयोडीन के होते हैं, उसके बाद होते हैं क्लोरीन के, उसके बाद होते हैं ब्रोमीन के। आयोडीन के क्यों सबसे ज्यादा ऑक्साइड स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, पोलैरिटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है आयोडीन और ऑक्सीजन में। समझ रहे हो? आयोडीन और ऑक्सीजन में अच्छा खासा पोलैरिटी में डिफरेंस हो जाता है, तो इनके ऑक्साइड्स फिर भी स्टेबल होते हैं। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या करता है, इजीली डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होती है, तो अपना वो भी इंक्रीज कर सकता है, ये कोवेलेंसी भी इंक्रीज कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ा सकता है, बता दिया है ना। पर ब्रोमीन जो होता है उसमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो? तो जिस वजह से जो ब्रोमीन होता है वो उसके ऑक्साइड सबसे लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, पर ये भी भाई सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दें भाई, हम तो हमें कुछ ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे सही लिखा ना, Cl2O6, Cl2O7 सही है, ठीक है। इधर I2O4, I2O5, I2O7 ये ऑक्साइड्स होते हैं। इसके क्लोरीन के ये हो गए, ब्रोमीन के ये ऑक्साइड्स होते हैं। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। आप इनको कोई कंडीशन लगा के स्टेबल रख रहे हो, ठीक है, अदरवाइज बहुत ही कम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ में भी बताया, मेटल्स के साथ में ये रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता ही है इसमें कि मेटल्स के साथ में ये मेटालिक हैलाइड्स फॉर्म कर लेंगे, मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म कर लेगा एंड सो ऑन, है ना, यही है। और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसमें कोवेलेंट नेचर आ जाएगा उस बॉन्ड में, बता रखा है ना ये सब चीजें आप लोगों को, कि अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उस बॉन्ड में क्या आ जाता है, कोवेलेंट नेचर डेवलप हो जाता है। फजान रूल पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है 11th क्लास में ना, फजान रूल, कि कोई भी अगर आयोनिक बॉन्ड होता है तो पूरा आयोनिक नहीं होता, पार्शियल उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, है ना, ये फजान रूल ने कहा था। वैसे ही सिमिलर वाइस वर्सा आयोनिक वाले में भी सेम यही होता है। उसके बाद आ जाओ क्लोरीन पे। क्लोरीन पे आ जाओ। क्लोरीन में सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, है ना, क्लोरीन में सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, शीरे नाम का साइंटिस्ट था, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते करते क्लोरीन बना दिया उसने, ठीक है, Cl2। प्रिपरेशन की तीनों रिएक्शन को स्टार लगा लो, प्रिपरेशन की तीनों रिएक्शन को स्टार लगा लो। फर्स्ट रिएक्शन पूछी गई है ना, जो शीले भाई साहब ने जो करी थी, कौन सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड में HCl गैस जब पास की थी, ये वाली रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, डेकन्स प्रोसेस, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेकन्स प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है ना। तो डेकन्स प्रोसेस पे स्टार लगाओ, डेकन्स प्रोसेस पे स्टार लगाओ। HCl में O2 गैस आप पास करोगे तो Cl2 प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस तो क्लास में बताया हुआ है या नहीं है, आप बताओ मुझे। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है वो क्लास में बताया हुआ है या नहीं है, कुछ याद आ रहा है, कब बताया था? नो, सरफेस केमिस्ट्री में बताया था। और कोई सरफेस केमिस्ट्री में बताया था क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था। देखो ध्यान से, अरे बताया तो था, ध्यान से सुनो। नमक में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक में, अगर आप सॉल्ट में वाटर ऐड कर दोगे तो आपको लगता है कि आपको क्लोरीन गैस पास होते हुए देखा है क्या कभी घर पे? है नमक में पानी डालते हैं, अरे क्लोरीन निकल रही है, देखो मम्मी, अरे इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वाली हाइड्रोजन ये वाली क्लोरीन है ना, ऐसा देखा है क्या कभी आपने? अच्छा, यस भी हो रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, ठीक है। बताया था ना आपको कि अगर आप कौन सा कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड ले लोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस जिस स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, मैंने बता रखा है आप लोगों को, ये कुछ याद आ रहा है? क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, है ना। इस पे एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई थी? क्लोरीन। कुछ याद आ रहा है? कैसे बताया था मैंने? यहाँ पे दोनों के आयंस होंगे, फिर आपको वो सीरीज देख के, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा। यहाँ पे आपको पता ही है कि एनोड जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव आयन में Cl- और OH- होते हैं। Cl- क्या करेगा? इस पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कुछ याद आया? याद आ गया सारा एकदम? वेरी गुड। उसके बाद प्रॉपर्टीज में देख लो, मेटल्स के साथ में मेटेलिक क्लोराइड बना देंगे ये, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब प्रॉपर्टीज है इसकी। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ में, पूछी गई है ये रिएक्शन, तो पूछी जाएगी इस चैप्टर में से। और वो कौन सी पूछी जाएगी अब वो तो अब एग्जामिनर ही जानते हैं। कौन जो पूछी गई है वो मैं आप लोग को फिर भी बता देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ में दूसरी वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ में है। एक जो है वो है कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ में है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक जो है वो किसके साथ में है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये इस टाइप से वो क्वेश्चन देके आपको यहाँ पे बस complete the following reaction, complete the following reaction, complete the following reaction। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। स्टार लगाओ इन दोनों रिएक्शंस को। देखो एक जगह पे आपका क्या बनेगा? हाइपोक्लोराइड बन रहा है और दूसरी जगह पे क्लोरेट बन रहा है ना। एक जगह पे तो सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO प्लस H2O, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन जरूर बैलेंस करना। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 3 5, ठीक है। अब आपको क्या याद करके जाना? पूरा रिएक्शन तो कुछ नहीं है, ये दो याद में रख लेना, ये दो प्रोडक्ट्स याद में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में आपने अगर पढ़ा हो 10th क्लास में कि जो क्लोरीन लिबरेट की जाती थी क्लोर अल्कली प्रोसेस से, उसको क्या किया जाता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या बनाता था? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर, और ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता था? ब्लीचिंग पाउडर। कुछ याद आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट टीम कि कौन सी वाली क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली रिएक्शंस हैं, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली रिएक्शंस हैं, है ना। एक तो देखो फेरस सल्फेट के साथ में दे रखी है, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन, इन सब के साथ में ये क्या है? क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग वाली, और कि भाई क्लोरीन किस तरह से अपने पास वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। देख के चले जाना एक बार ये रिएक्शंस, इनमें से तो कोई पूछी नहीं गई है, मे भी पूछ ले तो कोई कुछ कह नहीं सकते। क्लोरीन, भाई आपको पता है ना कि स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है? क्लोरीनेटेड वाटर यूज में लिया जाता है। क्यों? बताया था ना ये मैंने, हाँ। ये क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि क्या करती है? जर्म्स को, और एक और काम था इसका कलर उड़ाने का, कुछ याद आ रहा है? ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन, वुड पल्प वगैरह में कलर उड़ाने काम आता है, ठीक है। ठीक है, आ गए यहाँ तक। अब देखो एग्जाम्पल 7.17 ऐसा का ऐसा पूछा गया है। एग्जाम्पल 7.17 स्टार लगाओ, ऐसा का ऐसा पूछा गया है। पॉइजनस गैसेस भी देख लेना, क्लोरीन से फॉस्जीन हो गई, टीयर गैस हो गई, मस्टर्ड गैस हो गई, कोई सी भी दो लर्न कर लेना, दो तो याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन क्लोराइड पे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है ना वो मैं
अच्छे से एक्सप्लेन कर, जो इम्पोर्टेंट बताऊं तो पढ़ के जाना ही है, और 3 चीजें पढ़ के जानी है हमें, है ना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? HCl एसिड, वही है, HCl की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देखो, इसके 2 मेथड दे रखे हैं लेबोरेटरी में, सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ में, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस NaCl के साथ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि HCl जो है वो क्या करता है, H3 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका जो Ka की वैल्यू होती है क्या होगी, हाई होगी। Ka की वैल्यू क्या होती है, काफी हाई होती है, 10⁻⁷ की टर्म्स में होती है शायद, है एक बार चेक करो 10⁻⁷ में है क्या, हाँ 7 ही है। ठीक है, 10⁻⁷। अब Ka आपको पता है ना, Ka क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। भाई मतलब यहाँ पे ये ज्यादा बन रहा है, मतलब वाटर में क्या कर देता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। कभी भी आपने ये रिएक्शन को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड में जरूर है ना, जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनमें होता है रिवर्सिबल वाला साइन, इनमें नहीं होता, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर आपने 100 मोल लिए किसके, HCl के, तो 100 ही H+ मिलेंगे, 100 ही Cl- मिलेंगे, 100% डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड में तो 5% इतना ही कुछ भी हो पाता, ज्यादा नहीं हो पाता। बहुत अच्छे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट एक और एक्वारेजिया पढ़ रखा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्वारेजिया, 1 मार्क में। हाँ, क्या होता है एक्वारेजिया, क्या होता है एक्वारेजिया? अरे यार ये बात बताओ, 10th क्लास में नहीं पढ़े थे क्या एक्वारेजिया? हाँ 2 साल हो गए 10th पढ़े हुए, कल का तो याद रहता नहीं है, आप 2 साल पहले के बता रहे हो। क्या मतलब बताओ ना, व्हाट इज एक्वारेजिया? अरे यार 10th क्लास में चोर बनना सिखा देते हैं, है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, HCl + HNO3, उसका कितना रेशियो होता है, 3:1। 3 पार्ट में HCl कंसंट्रेटेड लेते हैं दोनों ही, और 1 पार्ट में HNO3। वो आते ना आफ्टरनून के टाइम पे कि चांदी और गोल्ड साफ करवा लो, है वापस से उनमें चमक आ जाएगी, एक्वारेजिया लेके आ जाते हैं वो तो, और आधा सोना लेके चले जाते हैं आपका। आधा तो क्या, आधा तो नहीं जाता है कि नहीं है, पर ये क्या करता है कि उसको थोड़ा मतलब उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इस वजह से ये एक्वारेजिया पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई 3 पार्ट में क्या होता है। और ये भी ध्यान से सुनना कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, क्योंकि ये दोनों ही कंसंट्रेटेड ही होते हैं। कभी कभी वो क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में डाइल्यूट भी लगा देता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए बता रही हूँ, है ना। गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व कर लेता है, ये आयनिक रिएक्शन पूछी नहीं गई है, तो इतना कुछ वो नहीं है इसका यूज। उसके बाद आपको पता ही है कि मेटल के कार्बोनेट्स हों, ये तो पढ़ रखा है 10th क्लास में। मेटल के कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, वो एसिड के साथ में, HCl के साथ में क्या क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ रखा है ना, पढ़ा लग रहा है ना। कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स के साथ में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस उसी पे बेस्ड है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस, है ना, इसमें भी इसी तरह से है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन पे आ जाओ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये HOF फॉर्म करता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, HOClO, HOClO2 और HOClO3 क्या क्या है ये?
ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होगा, एसिड मतलब H भी होगा, हेलोजन मतलब हेलोजन भी होगा। ठीक है, समझ गए? ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन किसको बोलोगे? हेलोजन, ऑक्सीजन और एसिड के लिए H भी होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद में ये तो ये फॉर्म करेगा नहीं, यहाँ पे HOBrO2 और यहाँ पे HOBrO3। अब ये बताऊंगी मैं इनके नेम क्या है। ये होता है हाइपोहेलस एसिड, ये होता है LOUS, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, ये होते हैं हेलिक एसिड और ये होते हैं परहेलिक एसिड। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा पहले तो इनको, अरे यार सारा ही गायब हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे मैंने इतना सारा लिख दिया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये वाले ये होते हैं हाइपोहेलस एसिड, समझ रहे हो? अब वही है कि क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस जो भी है ना, हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा देना उसमें। ठीक है, उसके बाद में ये कौन से हो गए? हेलस एसिड। ये कौन से हो गए? हेलिक एसिड। और ये कौन से हो गए? परहेलिक एसिड। ठीक है, हाँ अब हम बात कर रहे थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। HOF जो होता है उसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, +1 ही आएगी। अरे HOF में निकालनी आती है, नहीं निकालनी आती है? आती है ना निकालनी। क्लोरीन की +1 आएगी, बहुत ही कम स्टेबल है, न के बराबर स्टेबल है ये ना। दिस इज द ओनली कंपाउंड, ओनली एंड ओनली कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, वो भी अनस्टेबल है। ठीक है, बाकी ये अब यहाँ पे +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उन हेलोजेंस की, उन करस्पॉन्डिंग हेलोजेंस की। अरे ये क्या उल्टा लिख दिया क्या? इधर लिखना चाहिए था मुझे, है ना? इधर होगी +1, इधर होगी +3, इधर होगी प्लस, अरे वापस से इनके बाद आउट ऑफ नेटवर्क चले जाएंगे ये। +1, +3, +5, +7। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर HOCl का, फ्लोरस एसिड सारे के, हाँ HOClO। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है हमें, वो मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन जब भी आएगी ना उसको ऑक्सीजन से ही अटैच करना। ठीक है, हाइड्रोजन जब भी आएगी उसको ऑक्सीजन से ही कनेक्ट करना, है ना? उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया क्लोरस एसिड का, HOClO। ठीक है, HO आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड। कितने हो गए? 4 हो गए ना क्लोरीन के आसपास। नहीं एक मिनट, ये ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना ही लिया है, क्या हो जाएगा? HOClO। बाकी इसमें लोन पेयर बच गए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच करनी है आप लोगों को, ऑक्सीजन से ही हाइड्रोजन अटैच करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं लूं, पर क्लोरिक एसिड का लूं, ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड देना है, ऑक्सीजन से ही हाइड्रोजन को अटैच करना है, बाकी जो है वो मुसीबत वो हेलोजन झेल लेगा अपने आसपास बॉन्ड्स को। ठीक है, और क्लोरीन के आसपास आप बॉन्ड्स वेरी कर दिए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनका ध्यान में रखना। क्लियर हो गई ये बात? इस तरह से स्ट्रक्चर याद कर सकते हो आप। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इंटर हेलोजन कंपाउंड, इस पे स्टार लगा लो। ये वाला क्वेश्चन अभी 1-2-3 साल पहले ही पूछा गया है।
अब थोड़ी पूछेंगे ऐसा तो नहीं सोच रहा है कोई। इंटर हेलोजन कंपाउंड, स्टार लगाओ इस पे, पूछा गया क्वेश्चन आएगा। अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं और उससे ज्यादा में भी पूछ सकते हैं। अगर जैसे पी ब्लॉक का आपको क्वेश्चन दे दिया तो पता चले उसने बहुत सारे 4-5 सब पार्ट कर दिए, उसने पूछ लिया। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो। हाँ नहीं नहीं, वो होते ही नहीं है, बने ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होते, इतने भी स्टेबल नहीं होते कि उनको मैं लिखूं। हाँ वो वापस से बॉर्डर लाइन बना देती हूँ। अरे ये लाइन भी अब इनके बाहर चली गई है। हाँ अब ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इंटर हेलोजन कंपाउंड स्टार मार्क लगा के इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है बताती हूँ। सबसे पहले इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दो हेलोजन मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं उनको। एक को एक्स से रिप्रेजेंट किया तो एक को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश 3 एक्स एक्स डैश 5 एक्स एक्स डैश 7, ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स और एक्स डैश की प्रॉपर्टी किसमें, कौन से ऑप्शन में सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। मतलब एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, लार्जर साइज का, और एक्स डैश कैसा होना चाहिए, स्मॉलर साइज का। एक्स जो होना चाहिए वो एक्स डैश के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्स डैश, ये कैसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जो पहले लिखा हुआ है ना उसका मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनके अगर मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करूं सपोज, तो मैं IF7 लिखूंगी या FI7 लिखूंगी, IF7 ये लिखूंगी मैं, समझ गए। एग्जांपल लेके बता दिया मैंने आपको। आयोडीन का एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्लोरीन के। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस बेसिस पे आप दिमाग लगा के वहां पे आंसर लिख देना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल ClF3 होता है, मतलब जनरली सारे ही X3 डैश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बैंड टी शेप स्ट्रक्चर। 3 4 5 6 ठीक है। ClF3 का स्ट्रक्चर देखो, BrF3 का स्ट्रक्चर पूछा गया क्वेश्चन है ये बैंड टी शेप ही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो XX5 डैश, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं हम, सपोज ClF5 का ले लेते हैं, है ना। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कौन सा, IF7। अब यहां से क्या होता है, एक और बॉन्ड यहाँ आ जाता है, समझ रहे हो, थोड़े से बॉन्ड्स क्या होते हैं, अदरवाइज ये कौन सा होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ IF7 में कितना होता है, sp3d
ठीक है। उसके बाद में ये सारा का सारा मैंने बता दिया। वाटर के साथ में इनकी जो रिएक्शन होती है ये हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना। ICl जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू I2 के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों होता है ऐसा, बताओ आप। हाँ, तो वही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते होंगे, वही वो बात तो है ना। मतलब रिएक्टिव, देखो जो ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है मतलब उसका बॉन्ड इजीली जल्दी ब्रेक हो जा रहा है, मानते हो ये बात। जो ज्यादा रिएक्टिव है मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जा रहा है उसका, तो मतलब ICl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी एटॉमिक साइजेस में क्या है, डिफरेंस है। भाई बात समझ में, इनके क्या है, एटॉमिक साइजेस में डिफरेंस है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की एटॉमिक साइजेस क्या है, सेम है। ठीक है, ये आंसर में ये बात होनी चाहिए मेंशन। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होता है, फ्लोरीन जो होता है ना F2 वो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके, अगर मैं हेलोजन कंपाउंड्स की बात करूं तो। क्यों? क्योंकि स्मॉलर एरिया में है F2 में इलेक्ट्रॉन्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। अब देखो आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ये सब चीजें याद रखने वाली नहीं होती, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना होता है। आपको पता ही है, अगर उसने ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके इंटर हेलोजन कंपाउंड से, ऐसा क्यों, तो आपको बस ये चीज दिमाग में क्लिक करनी है। अच्छा ये तो बता ही दिया उसने, तो आंसर आपको तो रीजन बताना है ना। रीजन बताना, रीजन क्या है कि यार फ्लोरीन जो है उसकी एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो मतलब समझ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल एरिया पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया यहाँ पे ये केस है, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यार आयोडीन I2 में क्या बात है कि यार I2 में तो दोनों का एटॉमिक साइज सेम है, तो मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज का डिफरेंस है, मतलब यही रीजन रहा होगा, है ना। तो यही रीजन है, समझ रहे हो। हाँ, अब फ्लोरीन अलग बिहेव कर रहा है, कुछ भी अलग बिहेव दे दिया उसका, तो फिर आपको ये नहीं कि इसका क्या आंसर लिखें। अरे पता ही है ना उसकी चार बातें हैं कि भाई इसकी स्मॉल साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और डी ऑर्बिटल की क्या एब्सेंस, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, इस वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, बस सीधी बात। समझ रहे हो, सबका आंसर सेम ही होता है। ये P ब्लॉक डी एफ ब्लॉक में सबके आंसर सेम ही होते हैं, समझ रहे हो। बस थोड़ा सा आपको कि हाँ कौन से में कौन सा आंसर आएगा वो बताना होता है। देखते हैं मुझे उस बारे में आइडिया नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो मैं समझ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ग्रुप 18 एलिमेंट। आज ग्रुप 18 एलिमेंट को खत्म करने का टारगेट है, ग्रुप 18 हो जाएगा। उसके बाद आज जो है वो P ब्लॉक के बाद में हम लोग D और F ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो आज P ब्लॉक खत्म कर देते, ग्रुप 18 एलिमेंट्स पे आ जाओ अब। ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी ही। हाँ, किसी से मतलब नहीं होता ही, एकदम न्यूट्रल अपने नोबल नेचर में रहती हैं। पूरा इनका क्या है, एकदम फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बस इसका 1s2 होता है, बाकी ये जनरली क्या होता है NH2 NP6, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इसका हाँ, कलर टेबल जो आपको दे रखी है, कौन सी, ये वाली, ये कलर नहीं, फिजिकल स्टेट और कलर पे देखो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिजिकल स्टेट और कलर पे नहीं क्वेश्चन होगा। हाँ, ऐसा नहीं देगा आपसे, यूं पूछ सकता है कि भाई फ्लोरीन है वो येलो कलर होता है क्यों, तो भाई कलर के लिए एक ही आंसर होता है,
है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के आ जाना है, बस और कुछ है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, हीलियम हो गया, लिख दो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 3p6, यहाँ पे 3d10 4s2 4p6, तो यहाँ पे 4d10 5s2 5p6। नोबल गैसेस होती है, किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करती हैं, फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटॉमिक साइज जो होती है इनकी ग्रुप 17 वालों से तो थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, मोनो एटॉमिक नेचर में होती है ना, मोनो एटॉमिक होती है और बहुत ही वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, इनकी एटॉमिक रेडियाई उनसे ज्यादा होती है ग्रुप 17 वालों से। उसके बाद में अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करूं, बहुत ही हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी ज्यादा टफ होगा इनमें से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बताओ आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा इसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की हाई क्या होगा? हाई पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? हाईली नेगेटिव, सॉरी हाईली पॉजिटिव। कैसी होगी? हाईली पॉजिटिव, जबरदस्ती आप दे रहे हो उसको इलेक्ट्रॉन। बताया था ना, मैं डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज कब होगी? नेगेटिव में, हेलोजेंस के केसेस में, जब आप उनको देना चाहते हो इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है यार दे दो यार, हम अच्छे स्टेबल हो जाएंगे, है ना। पर अगर कोई पहले से स्टेबल है और आप उसको और इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल कर देना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसकी हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होती है। ये ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो भाई वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ नेगेटिव होती है, हमने तो हेलोजेंस की तो नेगेटिव देखी थी, नेगेटिव होती है ना, ऐसा नहीं। हाँ, जबकि आयनाइजेशन इंथैल्पी तो क्या होता है कि भाई वो तो रिमूव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी ही पड़ती है आपको, तो हाई इसकी क्या होगी? हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। और अगर मैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करूं तो वो कैसी होगी? हाईली, वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, पता है ना, ये है ना, जब रिलीज होती है, क्या बोलते हैं, रिमूव करना होता है, तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? नहीं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में वही एटॉमिक साइज ही रीजन है, एटॉमिक साइज ही रीजन है आयोनाइजेशन इंथैल्पी में। हाँ, इतना ज्यादा वो नहीं हुआ इनमें, लेकिन नहीं 500 200 और यहाँ पे 300 का सिर्फ और सिर्फ बस इनमें यही डिफरेंस है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है। हम ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमने ये बात तो बता दी कि भाई आपको क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बस इतना हम वो बता रहे हैं। बाकी इस यहाँ पे वो वाला रीजन नहीं आएगा, डी और एफ वाला, बस हमें ये बात देखना है, इतना इसलिए हुआ। टॉप से बॉटम मूव करोगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब के बारे में डिस्कस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना। देखो स्टार्टिंग में तो हम लोग ये मान के बैठ चुके थे कि नोबल गैसेस तो भाई किसी के साथ में कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है ना। हमने तो ये बात मान के हम तो ये एक्सेप्ट करके बैठ गए थे, क्यों इनको डिस्टर्ब करे, क्यों इनके कंपाउंड्स बनाए। पर कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है ना आपको, साइंटिस्ट नील बर्लेट नाम से था, है ना। स्पेलिंग देख लेना एक बार बर्लेट की, सही है क्या? क्या है ये? है क्या ये? है ना, ये है ना स्पेलिंग। हाँ, तो अब ये नील साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या देखा लेबोरेटरी में, ये
कंपाउंड बना दिया इन्होंने, रेड कलर का था, ये कंपाउंड बना रहे थे, है ना, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हेक्सा फ्लोरो और यहाँ पे प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम का हेक्सा फ्लोराइड वाला ये कंपाउंड बना दिया था, रेड कलर का था ये। अब इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर मैं O2 प्लस की बात करूं और जिनॉन की बात करूं, ध्यान से सुनना, जिनॉन की में यहाँ पे इसके केस में जो मैं मॉलिक्यूल की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल की, O2 प्लस का मॉलिक्यूल होता है भाई, मॉलिक्यूल की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अप्रोक्स जिनॉन की एटॉमिक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। ये देखा ना, 1175 किलो जूल पर मोल है क्या, और ये 1170 किलो जूल पर मोल है ना, 75 है ना, है ना, मतलब ये क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, O2 प्लस के केस में, और जिनॉन के केस में एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 1170 आई। हमें उनका यार, अगर O2 प्लस कंपाउंड बना दे रहा है इसके साथ में, तो क्या जिनॉन का कंपाउंड नहीं बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो अब इन्होंने जो फर्स्ट जिनॉन का कंपाउंड बना दिया था वो ये था, विच इज ऑल्सो ऑफ रेड इन कलर, और बन गया जिनॉन का कंपाउंड, प्लस आएगा ना, जिनॉन का कंपाउंड बन गया। अब अगर जिनॉन का एक कंपाउंड बन गया तो मतलब हम और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं जिनॉन के, हमें तो बस एक ही पता चलना था कि यार भाई हाँ अच्छा बनने लग गया है, तो अब हम बनाएंगे कंपाउंड, इसीलिए जिनॉन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और अरे एक बात तो मैं बताना भूल गई, आप में से कोई आरबीएससी क्या हो गया, आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, अरे आप लोग हट चुका है, ये हट चुका है, नोबल गैसेस हट चुकी हैं आप लोग के शायद, हाँ, आरबीएससी वाला, सीबीएसई वालों के पढ़ना है ना, सीबीएसई वाले तो पढ़ो, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि कोई अरे पहाड़ टूट गया हमारे 10 मिनट खराब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे कैसे बैठे हुए हो, मतलब बस, हाँ, मतलब आंखें ऐसा, सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है खुली आंखों से सो रहे हो, मतलब कुछ, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है आपके फेस पे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये है वो, बस एकदम खुली आंखों से, मतलब जस्ट, मतलब बस देखे जा रहे हो, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है फेस पे कि यार मतलब क्या कर रहे हैं हम, कुछ वो नहीं है ना, मतलब ऐसे गुस्से वाली नजरों से कि मतलब आंखें खुली। अच्छा हाँ, बहुत सारा मतलब टैलेंट भी होगा खुली आंखों से सोने का, ऑनलाइन वाले तो नहीं सो रहे होंगे, है ना, अच्छा हाँ, ऑनलाइन वाले तो सो ही रहे होंगे, वो ऑनलाइन वाले तो चाय पी रहे होंगे अब इस टाइम पे, है ना, चाय वाय चल रही होगी, एक हाथ में चाय एक में टोस्ट, अच्छा नील, अच्छा मैं भी एक नील को जानता हूँ, नील नितिन मुकेश, ऐसे सोच रहे होंगे वो भी, अच्छा चाय मंगवा दें, अच्छा और कुछ समोसे कचौरी कुछ मंगवाना हो आपके तो खाना खा के आए हो यार, अभी चाय नहीं पी, चाय कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, 3 o'clock नहीं 4 o'clock पे चाय पीनी चाहिए, ठीक है, एक टाइम फिक्स रखो, हाँ, अच्छा अच्छा, जब मिल जाए तभी चाय है, चाय तो चाय है, सही बात है ना, थोड़ा सा आंखें खोल के मत सो, थोड़ा सा दिमाग, नहीं अब हो ही जाती है, पर अब क्या करूँ ना, एक तो आप लोग के फेसेस देख के मैं बोर हो जाती हूँ, हाँ ऐसे बस ऐसे, मतलब बिना एक्सप्रेशन के ऐसे घूर रहे हो, मतलब मैं सोचती हूँ, मैं कब से पिछले 1 hour से मैं यही नोटिस कर रही हूँ, मैं जितने भी फेसेस देख रही हूँ इस क्लास में, सभी बस आंखें खोल के ऐसे घूरे जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, ये बस ठीक है, मुंह धो के बैठा करा करो, ठीक है, कि मैं नींद नहीं आया, भाई ये सेम चीज रिपीट हो रही है, बता एक बार तो पढ़ना ही है, एक बार तो दिमाग में आ जाए ये चीज, ताकि पेपर में क्वेश्चन देखो तो हाँ किसी जमाने में पढ़ा था, 10th का याद नहीं रह रहा तो 2 महीने का कैसे याद रहेगा, बहुत ज्यादा चीजें सुधारने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 months ही है आपके पास में, 2 months में भी आप यूं मान लो प्रैक्टिकल जो है वो 10-15 दिन वो उसके काम में उलझ के रह जाने वाले हो, ठीक है। अब बाकी के बचे 1.5 month, है ना, 1.5 month में कितने 5 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश छोड़ के जा रहे हो या फिर फिजिकल एजुकेशन तो हम बाद में देखेंगे, हाँ ऐसा तो नहीं करके जा रहे हो ना, सब्जेक्ट्स तो सारे ही करने हैं, तो फिर कैसे करोगे, आशीर्वाद तो मेरा है आप लोगों के साथ में, बट
आप लोगों अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, अभी भी आशीर्वाद पे अटके हुए हो। हाँ, भरोसे पे दुनिया कायम है। जय माता दी कर ही नहीं सकते आप बोर्ड के पेपर में, वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे नहीं। 1 मार्क में कितने जय माता दी करके आओगे? हाँ, बाकी क्या लिख के आओगे? कोई गाना वाना लिख के आएंगे? कुछ तो सोच भी रखे होंगे हमने तो गाने, ये आजकल गाने अच्छे चल रहे हैं ना, बहुत सही। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, जिनोन का कंपाउंड आ गया, ये लास्ट है, ये ग्रुप 18 में कंप्लीट करवा लेती हूँ, कल हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, वैसे भी कम टाइम है आप लोगों के पास में। अच्छा, आवाज नहीं? हाँ, अब जिनोन जो है कंपाउंड बना लिया है, तो जिनोन की फ्लोरीन के साथ में, जिनोन सिर्फ और सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज वाले एटम के साथ में कंपाउंड बनाता है, लाइक ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। जिनोन सबके साथ में कंपाउंड नहीं बना लिया है, सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड देखते हैं। जिनोन जो है, अगर आपने क्या लिया, जिनोन इन एक्सेस लिया, F2 के साथ में XeF2 बनाएगा। अगर आपने जिनोन लिया, यहाँ पे F2 लिया, 1:5 का रेशियो लिया आपने, तब बनाएगा ये XeF4, टेट्राफ्लोराइड बनाएगा। XeF6, 1:20 का अगर आपने रेशियो लिया तो, रेडियो नहीं रेशियो लेना है, ठीक है, ये वाला रेशियो लिया, ये कंपाउंड। अब यहाँ पे जिनोन पे रिएक्शंस पूछी जाएंगी, और इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है जिनोन के कंपाउंड का। जिनोन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीएससी वाले, सॉरी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देख के जाना। जिनोन पे आप लोगों को रिएक्शन और स्ट्रक्चर पिछले ईयर के पेपर निकाल के देख लेना, विश्वास ना हो तो, ठीक है। हाँ, ये 3 रिएक्शंस थी। उसके बाद में जिनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन पे स्टार लगाओ। जिनोन टेट्राफ्लोराइड की O2F2 के साथ में रिएक्शन करा है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड बना लिया प्लस O2 बनाया, ठीक है। उसके बाद में जिनोन डाइफ्लोराइड और वाटर की साथ में रिएक्शन, जिनोन डाइफ्लोराइड और वाटर, अच्छा, और वाटर के साथ में रिएक्शन करोगे, जिनोन बनेगा प्लस HF बनेगा प्लस O2 बन रहा है क्या, है ना, O2 है ना, ठीक है। और रिएक्शन बैलेंस कर देना 2 2 2 4। स्टार लगा लो इन रिएक्शंस पे, जिनोन के रिएक्शंस पे। ये वाली रिएक्शन में पूछी गई है A1, इसकी किसके साथ में, फास्फोरस के पेंटाफ्लोराइड के साथ में रिएक्शन पूछी गई है। आयनिक कंपाउंड बनाया है इसने XeF प्लस PF6 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इवन रिएक्शन बैलेंस करने तक के लिए पूछा गया है। ये जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। जिनोन में हर बार वो कुछ ना कुछ नया ही पूछता है, पर इन्हीं रिएक्शंस में से ही पूछेगा। जिनोन में हर बार वो कुछ ना कुछ नया पूछता है, लेकिन इन्हीं रिएक्शंस में से ही पूछेगा। उसके बाद में देखो, जिनोन टेट्राफ्लोराइड की वाटर के साथ में, और देखो और वापस से जिनोन हेक्साफ्लोराइड की वाटर के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इनके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये, इतना मैं बता रही हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बनेगा, जिनोन का ट्राइफ्लोराइड प्लस HF प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, जिनोन का 2 6 12 4 2 24 और 3। अब याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, यार 4 है ना, तो मतलब यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 6 होगा तो 6 बना के बैठ गए, है ना, नहीं, कुछ भी अपने दिमाग में रख लेना ये चीज कि भाई जो टेट्राफ्लोराइड था ना, वो तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनाता है। हेक्सा वाले ने 2 कम बना दिए टेट्रा को देख के कि मैं तो 2 कम बनाऊंगा, ठीक है, तो उसने 2 ही प्रोडक्ट बनाए। इसको भी बैलेंस करो, और ये 2-3 बार लिख के जाना। क्यों, क्योंकि ये जिनोन की रिएक्शंस जो है ना, वो एग्जाम में बैलेंस नहीं हो पाएंगी, वरना फिर ये कोफिशिएंट ले लेके भटकते रहोगे, 1 के पास गए, फिर 2 के पास गए, 3 के पास गए, 4 के पास गए कभी, है ना, तो एग्जाम में बैलेंस नहीं हो पाती है जनरली। तो ये जिनोन वाली तो याद करके ही जाना। उसके बाद में
पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दिया हमने, ध्यान रखना वो कौन से हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, पार्शियल की बात कर रहा है या फुली हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। +4HF + 2HF रिएक्शंस बैलेंस करके आना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर आते हैं, स्ट्रक्चर पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद सारे एक एक करके बताऊंगी। XeF2 F4 स्क्वायर प्लेनर, XeF2 का हो गया आपका लीनियर स्ट्रक्चर, XeF4 का हो गया स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे बनाना XeF6 का हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, इसके स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर एक लोन पेयर, मतलब बॉन्ड्स डिस्टॉर्ट हो गए हैं, जो उनके एक्चुअल डिस्टॉर्ट हो गए, समझ रहे हो, मतलब जो एक्चुअल बॉन्ड होने चाहिए थे, जो उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी, लोन पेयर ने क्या कर दिया, उनको डिस्टॉर्ट कर दिया, अपनी पोजीशन से अलग कर दिया, समझ रहे हो, हाँ थोड़ा रिपल्शन की वजह से। स्क्वायर पिरामिडल होगा, और पिरामिडल होगा XeF4। और क्या है, XeO3 का पूछा गया है, ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, और ये हो गया आपका पिरामिडल। पूछे गए हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सही है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ना है जब भी आएगी, फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ना है। ठीक है, समझ गए ये बात, कौन सी 17 की, इनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है उनके रेस्पेक्ट में। 18 वाले ये कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, इनमें बहुत ही वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, समझ रहे हो। इन अगर हम मूव करते हैं ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक जब हम आते हैं ना, इन पे ये गैसेस हीलियम नियॉन है ना, ये सब गैसेस ही तो हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होता है इनमें। तो इनमें जो होता है ना कि एटॉमिक साइज जो होता है वो उनमें थोड़ा बड़ा होता है एज रिस्पेक्ट टू ग्रुप 17, उनमें काफी ज्यादा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। स्मॉलेस्ट होता है, एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट लिखा है, लार्ज लिखा है। हाँ हाँ, अब समझ गए, ठीक है। कल डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।